हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जॉय। वेलकम टू जेके एफएक्स। आई नो बहुत दिनों से गैप था, मैं थोड़ा यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू मेक एटलीस्ट वन वीडियोस एवरी वीक। एक लर्निंग वीडियोस आएगा, नहीं तो एक साइकोलॉजी वीडियो आएगा, बट एक वीडियोस आएगा जरूर मेरे चैनल पे। सो टुडे वी विल लर्न ए थ्री स्टेप्स प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों के बाद आके आपको कुछ नया चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, नो नो। सेम मॉडल है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स को मॉडल से हटा दिया हूँ और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पे थोड़ा काम किया हूँ। तो ये मॉडल मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और इसको ऐसा नहीं कि मैं अभी फॉलो किया, बहुत महीनों से मैं ये मॉडल को फॉलो करता हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप लोग चाहो तो इस मॉडल को स्ट्रेट फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इस मॉडल से कुछ पॉइंट्स लेके अपने ट्रेडिंग कैरियर में या अपने ट्रेडिंग मॉडल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे मौका मिले, मैं 6 साल पहले वाला जॉय को जाके कुछ बता सकूं, तो मैं उसको यही चीजें बताऊंगा कि भाई कुछ सिंपल स्टेप रखा कर और उस सिंपल स्टेप को रिपीटेडली फॉलो कर, और इवेंचुअली हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा एंटिसिपेशन स्किल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। देयर इज ए स्टेटमेंट व्हिच सेज सिंपलिसिटी स्केल्स, कॉम्प्लेक्सिटी फेल्स। क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब? हमारा ट्रेडिंग मॉडल इतना सिंपल होना चाहिए जिसको हम नेक्स्ट 20 साल, 30 साल जब तक हम ट्रेडिंग करेंगे तब तक बड़े आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रेडिंग मॉडल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होंगे, तो हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल कम होता जाएगा, राइट? डिसीजन मेकिंग स्किल कम होगा तो हमारा ट्रेड क्वालिटीज कम होंगे, ट्रेड क्वालिटीज कम होगा तो एग्जीक्यूशन में बहुत सारे एसएल्स आएंगे। तो बहुत सारे एसएल्स लेने से बेटर है कि हम ए प्लस ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, और हमारा इस हिसाब से हमारा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा, और इस चीज़ों को हम बहुत सालों तक हम हमारा अकाउंट को कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाएंगे, और हमारा लॉसेस पे भी बच पाएंगे। तो और एक चीज था, आपके माइंड में शायद आ रहा होगा कि मैं ये सारे चीजें क्यों फ्री में दे रहा हूँ, राइट? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स फ्री में ही मिलता है यूट्यूब में। हाँ, हालांकि मैं बहुत सारे पैसा वेस्ट किया हूँ पेड कोर्सेस में, पेड मॉडल में, बट फिर मैं बाद में रियलाइज किया कि अरे, आईसीटी हिमसेल्फ, एम ट्रेड्स, टी ट्रेड्स, ये सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को फ्री में ऑलरेडी बता चुके हैं। बस मैं हमारा चैनल में, हमारा वीडियोस में मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करता हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे मार्केट में इंप्लीमेंट करता हूँ, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। और आप चाहो तो ये मॉडल को स्ट्रेट फॉलो कर सकते हैं जैसे कि मैं बोला, और नहीं तो कुछ इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव चीजें लेके अपने ट्रेडिंग कैरियर में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करें। तो लेट्स मूव टू आवर लैपटॉप स्क्रीन एंड लर्न करते हैं ये थ्री स्टेप प्रोसेस क्या कैसे होता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं कैसे यूजुअली पढ़ाऊँगा। मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये वाला मेथड आपको सही लग रहा है, या आपको एक पीपीटी टाइप का प्रेजेंटेशन बना के फिर प्रेजेंट करने में आपको आसान होगा। क्योंकि थोड़ा जैसे खुद से लिख के पढ़ाने में ना थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगा कि ओवरऑल थ्री स्टेप को मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। फिर उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जैसे कि ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है, जैसे आपको विजुअलाइज करने में थोड़ा आसान होगा। और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को चलेंगे। जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा रिसेंट वीक्स का एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि आप जाके आपको प्राइस एक्शन याद हो थोड़ा, और आप कनेक्ट कर पाएँ कि हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, कैसे नेविगेट कर सकते थे मार्केट को रिसेंट वीक्स का। तो मैं हम अभी यहाँ पे स्क्रीन में पढ़ाने के बाद हम एग्जाम्पल्स को चलेंगे, रिसेंट वीक का एग्जाम्पल, एक या दो वीक का एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यूजुअली हम दो तरीके के ट्रेड्स करते हैं, जैसे कि हम दो तरीके के ट्रेड्स करते हैं। एक होता है हमारा, हम कहते हैं रिवर्सल ट्रेड, करेक्ट? एक है रिवर्सल ट्रेड्स करते हैं, और एक होता है हमारा कंटिन्यूएशन ट्रेड, करेक्ट? कंटिन्यूएशन ट्रेड। तो आपको क्या लगता है कौन सी ट्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी है, हायर प्रोबेबिलिटी है? तो कंटिन्यूएशन ट्रेड हमेशा
हायर प्रोबेबिलिटी होता है या थोड़ा लोअर प्रोबेबिलिटी होता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों प्रॉफिटेबल नहीं है, दोनों प्रॉफिटेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स रिवर्सल में भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो रिवर्सल ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कंटिन्यूसन ट्रेड करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कंटिन्यूसन ट्रेड हायर प्रोबेबिलिटी है, मतलब का क्या है मेरा मतलब, तो इसका हिट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे कि यहाँ पे 40 to 60% हिट रेट आसानी से मिल जाता है, और रिवर्सल ट्रेड में लेट्स से 20% हिट रेट होता है। बट यहाँ पे बहुत बड़े आरआर मिलते हैं, जैसे 8 आर 10 आर बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि आप यूजुअली क्या लो अप और हाई अप द हायर टाइम फ्रेम कैंडल को पकड़ते हैं। बट कंटिन्यूएशन में क्या हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जैसे हम जिस डायरेक्शन में जाता है प्राइस, हम वेट करते हैं कि प्राइस पहले वहाँ पे मूवमेंट करना शुरू कर दे, फिर हम उस ट्रेंड को पकड़ते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूएशन थ्रेड थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद आता है, तो ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होता है। तो वैसे दोनों प्रॉफिटेबल है, और मेन चीज़ यहाँ पे यह होता है कि हमारा साइकोलॉजी किस में सपोर्टेड है। हमारा जैसे मेरा साइकोलॉजी, खुद का साइकोलॉजी, मैं शुरू शुरू से कंटिन्यूएशन ट्रेड से शुरू किया था। मैं रिवर्सल ट्रेड बहुत बाद में इंप्लीमेंट किया मेरे मॉडल में। मैं कंटिन्यूएशन से शुरू किया, उसमें प्रॉफिटेबल बनने के बाद फिर रिवर्सल को जंप किया। तो यही हमेशा सजेस्टेड रहता है कि आप हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी जो है उससे शुरू करो। तो कंटिन्यूएशन से ही शुरू करेंगे हम। और हमारा अब देखते हैं कि हमारा 3 स्टेप प्रोसेस क्या है। तो हमारा 3 स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स, हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 है हमारा फ्रेमवर्क। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए जो कि इसे होता है हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट होता है। ये हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट होता है। फिर फ्रेमवर्क के बाद हमें क्या चाहिए? स्टेप 2 में हमें चाहिए एक मिडिल टाइम फ्रेम जो होता है, मिडिल टाइम फ्रेम, उसका एक कन्फर्मेशन चाहिए जो कि हमारे फ्रेमवर्क के तरफ सपोर्ट करे। तो मिडिल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन चाहिए। मिडिल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन चाहिए, फिर मिडिल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के बाद क्या चाहिए हमारा यहाँ पे? लोअर टाइम फ्रेम एंट्री। तो ये 3 हो गया लोअर टाइम फ्रेम। ये एंट्री नहीं, ये होता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम में हमेशा प्रोटेक्टेड एंट्री, हमेशा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सॉरी, लोअर टाइम फ्रेम प्रोटेक्टेड एंट्री। यहाँ पे हम थोड़ा टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट कर देते हैं यहाँ पे एक साथ। तो टाइम फ्रेम में हमारा हायर टाइम फ्रेम, हमारा मॉडल की सबसे टू कीप इट सिंपल, हम डेली टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम में रखेंगे, नहीं तो 4 आवर के नीचे हायर टाइम फ्रेम में काउंट नहीं होता है। अगर आप स्कल्पर हो तो वो अलग कैटेगरी है। तो मैं स्कल्पिंग नहीं करता हूँ, मैं यूजली डे ट्रेड करता हूँ, नहीं तो स्विंग ट्रेड भी करता हूँ। मैं 2 टाइप का ट्रेड करता हूँ, डे एंड स्विंग। तो हमारा हायर टाइम फ्रेम डेली और 4 आवर रहेगा। मिडिल टाइम फ्रेम क्या रहेगा? मिडिल टाइम फ्रेम, अगर हाई टाइम फ्रेम डेली है तो मिडिल टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर रहेगा। अगर 4 आवर है तो हमारे पास 1 आवर भी रह सकता है और 30 मिनट भी रह सकता है। ठीक है, तो ये दोनों रहेगा हमारा 4 आवर के हिसाब से। फिर लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कहाँ पे रहेगा? 4 आवर अगर हमारा मिडिल टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम में हमारा 15 मिनट में एंट्री करेंगे। और फिर अगर 1 आवर 30 मिनट है तो यार 5 मिनट में एंट्री करेंगे, नहीं तो 3 मिनट में एंट्री करेंगे। करेक्ट। तो ये हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये टाइम फ्रेम टीएफ। आप ना खुद अपने नोट से बनाओ ये सारी चीज़ें ना, ताकि आपको थोड़ा याद रहे और माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो फ्रेमवर्क शुरू करने से पहले ना हम एक बार क्या करते हैं, नहीं फ्रेमवर्क से ही शुरू करते हैं। फिर बेसिकली मैं ये बता रहा था कि 2 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा। एक है स्विंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, और सेकंड है इनवैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। हमारा टोटल ओवरऑल मॉडल 2 चीज़ों पे बेस्ड है, 2 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ही वो होता है जिसके बेसिस से आपको पता चल जाता है कि ये मॉडल एक काम करने वाला मॉडल है या एक ऐसे ही कुछ बना दिया है। तो कंसेप्ट वगैरह हमारा लॉजिकल होना चाहिए। तो हमारा कंसेप्ट 2 कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक कंसेप्ट है कि प्राइस हमेशा वन लिक्विडिटी टू सेकेंड लिक्विडिटी को मूव करता है। करेक्ट।
यहाँ पे एल क्यू ठीक है, चल फास्ट लिक्विडिटी टू सेकंड लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी को प्राइस मूव करता है हमेशा, एक लिक्विडिटी से इंटरनल से एक्सटर्नल, जो कि हम फ्रेमवर्क में आएगा। तो वो एक लाइट इट्स यूजुअली मार्केट बैलेंस्ड रहना प्रीफर करता है, मार्केट हमेशा बैलेंस्ड रहना प्रेफर करता है। इनबैलेंस अगर मार्केट है तो फिर वो बैलेंस करने के लिए प्राइस वहाँ पे आता है, तो लिक्विडिटी वॉइड्स जो क्रिएट नहीं हो जाते प्राइस मूवमेंट के टाइम, तो वो लिक्विडिटी वॉइड्स को फील करता है मार्केट, जिसको हम बैलेंस होना बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड कंसेप्ट क्या है हमारा, सेकेंड कंसेप्ट है कि प्राइस अगर रिवर्स करता है तो विदाउट स्विंग पॉइंट प्राइस रिवर्स नहीं कर सकता, ये तो लॉजिकल है राइट। तो क्या है, प्राइस कैन नॉट, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बहुत दिनों से राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, और अभी भी पैड का प्रैक्टिस चल रहा है ये राइटिंग पैड में। प्राइस कैन नॉट रिवर्स विदाउट ए स्विंग पॉइंट, तो स्विंग पॉइंट के बगैर में प्राइस मूव क्या रिवर्स नहीं कर सकता। तो इसी दो कॉन्सेप्ट पे हमारा मॉडल बेस्ड है। तो हमारा ये देखेंगे अभी कि ये कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा फ्रेमवर्क में, करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है फ्रेमवर्क, जो कि हमारा इसको बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट, करेक्ट। ठीक है, तो लेट्स से हमें, लेट्स ये एक आदमी है और ये उसका घर है, करेक्ट। तो आदमी से वो लेट्स से आदमी ए पॉइंट में है और उसका घर बी पॉइंट में। तो आप जब घर जाते हो कहीं दूर रास्ता, ऑब्वियसली दूर रास्ता, और यहाँ ऐसा तो नहीं होगा कि घर के पास ही हो और बोल रहे हो घर के एक स्ट्रेट लाइन में है, तो वैसा नहीं, थोड़ा दूर में है, तो हमेशा रास्ता तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होता है घर तक, करेक्ट। अनलेस पास में हो तो वो तो एक्सेप्शन है, आप समझ गए राइट। बट ए से बी अगर जाते हैं तो रास्ते क्या इधर उधर होके जाके घर में पहुंचता है, करेक्ट। तो उसी तरह प्राइस भी, अगर जब भी एक प्राइस जब अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर प्राइस को पहुंचना है, लेट्स से ये हमारा चार्ट है, करेक्ट। ये चार्ट है, प्राइस को ए से बी तक पहुंचना है, तो प्राइस फटक से स्ट्रेट लाइन में जाके नहीं पहुंचता है, प्राइस जिगजैग मोशन में लिक्विडिटी लेता है, फिर ये होके जाके पहुंचता है बी पॉइंट पे। तो यही बोलता है हमारा फ्रेमवर्क कि प्राइस को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाना है तो वो कैसे जाएगा, तो वो तीन प्रोसेस में जाता है। एक है हमारा आई आर एल टू ई आर एल, क्या है ये बता देता हूँ अभी कुछ देर में। फिर होता है हमारा ई आर एल टू आई आर एल, फिर हमारा सी होता है, एक होता है रेंज, अगर प्राइस रेंज में है तो वो एक रेंज ट्रेडिंग होता है, करेक्ट। तो आई आर एल ई आर एल क्या होता है, आई आर एल होता है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, और ई आर एल होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो हमें यूजुअली आईआरएल को हमें फेयर वैल्यू गैप जो होता है, फेयर वैल्यू गैप को हम आईआरएल बोलते हैं, और इसको हमारा स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी जो होता है ना, हमारा जो स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी होता है उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। तो प्राइस हमेशा, इसका हम स्क्रीनशॉट एक बार देखते हैं, प्राइस हमेशा फेयर वैल्यू गैप से एक्सटर्नल तक जाता है, फिर एक्सटर्नल से फिर फेयर वैल्यू तक आता है। यूजुअली वो जैसे आप हम जैसे बात किए कि इम्बैलेंस वगैरह नहीं रहता है, प्राइस हमेशा बैलेंस्ड रहता है। तो यही होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यह ये वाला स्क्रीनशॉट से आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ये आईआरएल से ईआरएल तक प्राइस जा रहा है, इस क्या मतलब है ये, जैसे फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को पता होगा राइट, अगर नहीं पता है तो एक बार गूगल सर्च करोगे या यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं फिर एक बाद में एक सेपरेट थोड़ा थोड़ा जो है टर्मिनोलॉजीज का जो वीडियोस होते हैं उसको मैं बाद में बना दूंगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ये है, हमारा स्विंग पॉइंट है ये है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, हमारी ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये है हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, करेक्ट। तो प्राइस इंटरनल टू एक्सटर्नल ऐसे मूव करता है, जैसे प्राइस आया इंटरनल तक आया फिर इस गया एक्सटर्नल तक, तो ये ए से बी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, करेक्ट।
समझ गए, राइट। सिमिलरली जब प्राइस एक्सटर्नल तक जब पहुंच जाता है, कोई भी एक स्विंग पॉइंट जो लिक्विडिटी होता है, तो लिक्विडिटी लेने के बाद फिर वो इंटरनल तक आता है इसका बैलेंस करने के लिए। जैसे इंटरनल आ गया तो मतलब क्या, अभी ये हो गया ए पॉइंट, अभी ये हो गया IRL, ये हो गया बी पॉइंट। तो प्राइस फिर से यहाँ आया, ए टू बी। समझ गए, IRL टू ERL, फिर ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, सो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब होता है रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, जब एक प्राइस फंस जाता है बीच में, तो अब अगर आप ये पूछोगे कि हम रेंज को डिफाइन कैसे करें, कब रेंज क्रिएट होता है, हमें कैसे पता चलेगा, राइट। तो यूजुअली सॉरी, आप देखोगे एक एक इम्पल्स मूव आ जाता है यहाँ से, जैसे आया है एक 2-3 कैंडल का इम्पल्स मूव आ जाता है, फिर उसके बाद अंदर प्राइस 2-3 कैंडल अंदर बीच में फंस जाता है। एग्जांपल देखेंगे तो आप चार्ट देखोगे तो पता चल जाता है ये रेंज। जैसे यहाँ पे प्राइस आया, फिर यहाँ पे फंस गया प्राइस, अभी इसके अंदर एक ये वाला जो रेंज है, 2 कैंडल का रेंज, उसके अंदर 2-3 कैंडल फंस चुका है। तो इसको रेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। और रेंज ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड होता है, रेंज ट्रेडिंग में हम दो पॉइंट मान लेते हैं, जिसको आप इसको बोल सकते हैं, जैसे ये है ERL, ये है ERL। तो ERL टू ERL प्राइस मूव करता रहता है। तो यहाँ पे हम फिर अभी नेक्स्ट आता है स्विंग पॉइंट को, इसको अभी जैसा हम शुरू में बोले थे पढ़ने के लिए, उसको पढ़ेंगे। अभी ये इसी रेंज पॉइंट से, जैसे यहाँ पे है प्राइस, तो ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, फिर ए सो बी जाता है, फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये ए हो जाता है, फिर ये पॉइंट बी हो जाता है, फिर ये, तो यहाँ पे प्राइस मूव करता है। अनलेस अगर प्राइस यहाँ पे आके ऐसे ब्रेक कर गया, तो फिर हमारा फिर इंटरनल से एक्सटर्नल चलेगा, फिर ऐसा ऐसा होता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रेंज ट्रेडिंग। तो 3 प्रकार का हमारा फ्रेमवर्क है। क्या क्या फिर फ्रेमवर्क है हमारा, एक है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, फिर एक्सटर्नल टू इंटरनल, फिर हमारा आता है रेंज रेंज ट्रेडिंग। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मिडिल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन। मतलब हायर टाइम फ्रेम में हमारा कॉन्टेक्स्ट बायस हमारा डिसाइड हो गया कि हमें बुलिश जाना है कि बेरिश जाना है। फिर हमें एक स्टेप नीचे जाना है, सेकंड स्टेप को, फिर वहां पे देखना है कि क्या प्राइस हमारे तरफ मूवमेंट देना शुरू किया है या कंफर्म कर रहा है हमारे तरफ। हमेशा याद रखिए कि प्राइस हमेशा फ्रैक्टल होता है, करेक्ट। तो इसको हम स्विंग पॉइंट्स के, हम पहले स्विंग पॉइंट पढ़ते हैं, फिर एक इनवैलिडेशन पढ़ते हैं, ताकि ये फ्रेमवर्क के अंदर आता है। ये कंफर्म होने के बाद फिर हमारा मिडिल टाइम फ्रेम में जाएगा, नहीं तो फिर आपका बायस क्लियर नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं कि स्विंग पॉइंट क्या होता है। तो हम जैसे बात किए कि प्राइस कैन नॉट मूव, कैन नॉट रिवर्स विदाउट मेकिंग ए स्विंग पॉइंट। अगर प्राइस आ रहा है और उसको रिवर्स करना है, तो कैसे, यहाँ पे स्विंग पॉइंट तो बनाएगा, तभी तो जाके रिवर्स करेगा ना। ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा, रिवर्स तो करेगा। और हम जैसे बात की कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्राइस ऐसे ऐसे करके जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता है। तो हायर टाइम फ्रेम में तो लेट्स से एक डेली कैंडल में लेट्स से तो ये एक कैंडल या 2 कैंडल ऐसा बन जाएगा, करेक्ट। बट लोअर टाइम फ्रेम में ये जिगजैग जिगजैग मूव करते जाएगा। और जब लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर मतलब मैं जब लोअर बोल रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम का थोड़ा सा नीचे को मैं लोअर बोल रहा हूँ। लोअर मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधा 1 मिनट को चले जा रहे हो या 3 मिनट को चले जा रहे हो, नो नो। तो यहाँ पे जब प्राइस उसके नीचे का टाइम फ्रेम में जब प्राइस अंदर आता है, मतलब थोड़ा सा इंटरनल तक आता है, उस मतलब उस मिडिल टाइम फ्रेम का इंटरनल, ओके, इंटरनल तक आता है, फिर वहाँ पे रिवर्स करता है। और यहाँ पे हम स्विंग पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे स्विंग पॉइंट देखने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर यहाँ पे कंटिन्यू आएगा। हम जैसे क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूएशन ट्रेड करें, रिवर्सल बाद में करेंगे, अभी कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन भी मोर देन एनफ प्रॉफिटेबल है, मतलब एनफ ट्रेड्स मिलते हैं कंटिन्यूएशन में। रिवर्सल ऐड करेंगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद, करेक्ट। तो यहाँ पे स्विंग पॉइंट डिसाइड होता है। तो स्विंग पॉइंट कितने तरह का, जैसे बहुत तरह का स्विंग पॉइंट्स होता है, बट हम हमारे मॉडल के हिसाब से, टू कीप इट सिंपल, हम 2 टाइप्स का स्विंग पॉइंट को देखेंगे। एक है टू कैंडल फॉर्मेशन एक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, और एक है 3 कैंडल फॉर्मेशन। इसको ही बोलते हैं, 2 कैंडल फॉर्मेशन के बोलते हैं कि C2 क्लोजर। आप बहुत सारे लोगों को पता होगा ये चीज़। और इसको बोलते हैं C3 क्लोजर। क्या होता है ये चीज़, एक बार हम फोटोज में देखते हैं।
स्क्रीनशॉट में देखते हैं। तो टू कैंडल फॉर्मेशन सी टू क्लोजर क्या होता है? स्विंग पॉइंट जैसे कैंडल एक सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो जो है लो के ऊपर अगर क्लोज करता है तो इसको बोलते हैं दो कैंडल का फॉर्मेशन से बनता है सी टू क्लोजर। सी टू क्लोजर दो कैंडल का फॉर्मेशन है ना, एक फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, दो कैंडल से हो गया स्विंग पॉइंट। फिर हम थर्ड कैंडल, ये होता है हमारा कंटिन्यूएशन, और हम इसको विल ट्रेड दिस, विल ट्रेड दिस, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन, हम रिवर्सल, हम इसमें नहीं घुसेंगे, यहाँ पे आके नहीं घुसेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। हमें स्विंग पॉइंट मिल गया, हमारा हायर टाइम फ्रेम है, लेट्स से हमारा हायर टाइम फ्रेम इंटरनल टू एक्सटर्नल जा रहा है, हायर टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है ऑलरेडी, तो हमें एक मिडिल टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि प्राइस स्विंग पॉइंट बना दिया। मतलब यहाँ पे जैसे हमेशा कनेक्ट करो चीज़ें को, है ना, जो ये हो रहा है जैसे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में, तो ये वाला तो हायर टाइम फ्रेम है, फिर हम मिडिल टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं हाँ स्विंग पॉइंट फॉर्म हो गया। हम अभी नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि थर्ड कैंडल में हम मूव करना शुरू करेंगे, कंटिन्यू में एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हम मिडिल टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ये सिमिलर, ये प्राइस इज फ्रैक्टल, डेली में भी अगर लेट्स से ये इंटरनल है, ये अगर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे डेली में फॉर्म हुआ, तो हमारा डेली C3 को ट्रेड करेंगे, हम डेली C2 को ट्रेड नहीं करेंगे, हम डेली कैंडल का C3 डेली कैंडल को हम ट्रेड करेंगे। फिर C4 को ट्रेड करेंगे। अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर यहाँ पे ERL अभी भी पेंडिंग है, थर्ड कैंडल हमारा ERL तक नहीं पहुंचा है, तो हम फोर्थ कैंडल को ट्रेड करेंगे। समझ गया ना, मतलब ERL तक हम ट्रेड करते जाएंगे हाई टाइम फ्रेम में। बट लोअर टाइम फ्रेम में भी सिमिलरली जैसे 4 आवर में है, जो कि हम सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे मीडियम टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन में, कि हाई टाइम फ्रेम के तरफ हमें C2 कैंडल में एंट्री नहीं करना है, हमें C3 में C2 को फॉर्म होने देना है, ये स्विंग पॉइंट को फॉर्म होने देना है, फिर हम C3 का कैंडल में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक दो कैंडल फॉर्मेशन में। अगर लेट्स से लो के नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तो फिर तो स्विंग पॉइंट, आप अगर बोलोगे तो ये भी तो स्विंग पॉइंट हो सकता है, हो सकता है। बिना ये कैंडल में कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाला कैंडल भी नीचे नहीं जाएगा करके? तो इसके कैंडल भी नीचे जाएगा, इसके कैंडल भी नीचे, ऐसे तो नीचे फ्लो कर सकता है ना, करेक्ट। तो अभी हम वो अगर कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस क्लोज किया है, तो हम वेट करेंगे कि कौन उसका नेक्स्ट कैंडल उस प्राइस के ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सेकंड कैंडल का ओपन है, उसके ऊपर प्राइस क्लोज किया है, तो हमारा ये है 3 कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम फिर बोलते हैं C3 क्लोजर। इसका मतलब क्या, C3 कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा स्विंग पॉइंट कंफर्म हुआ है, तो फिर इसके बाद हम जाके C4 को ट्रेड करते हैं। विल ट्रेड दिस अगेन, डेली चार्ट है, डेली चार्ट में अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो हम C3 कैंडल को प्रिंट होने के लिए वेट करेंगे, C4 को ट्रेड करेंगे। सिमिलरली मिडिल टाइम फ्रेम में भी अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो C3 कैंडल क्लोज करने का वेट करेंगे, 3 कैंडल फॉर्मेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पता चल गया यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी। हाँ, ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा क्या है, हमेशा ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे रहता है? DOL, जैसे हम ऊपर डिस्कस किए, IRL होगा, नहीं तो ERL होगा। अगर हम IRL से ट्रेड कर रहे हैं तो ERL हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी होगा, अगर हम ERL से ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा IRL ड्रॉन लिक्विडिटी होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इनवैलिडेशन देखते हैं, क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम में है तो हमारा बायस पहले क्लियर हो जाए। हम हायर टाइम फ्रेम में हमारा सब कुछ अगर सेट होगा तभी जाके हम लोअर टाइम फ्रेम में मूव करेंगे। बिना हायर टाइम फ्रेम में सब कुछ कंफर्म ना हो के हम लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो अभी एक बार एक चीज़ पढ़ते हैं, इनवैलिडेशन एक बार पढ़ते हैं, करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट है इनवैलिडेशन का, पहले मैं बता देता हूँ कि इनवैलिडेशन क्या होता है, फिर हम स्क्रीनशॉट को जाएंगे। तो इनवैलिडेशन को देखते हैं, है ना। तो दो तरीका का इनवैलिडेशन होता है। दो तरीका क्या क्या? पहला एक तरीका है कि हमारा स्विंग पॉइंट का इनवैलिडेशन, स्विंग पॉइंट कंफर्म हुआ है कि नहीं, अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो हमारा वो स्विंग पॉइंट इनवैलिडेट हो जाता है। ठीक है, स्विंग पॉइंट का ये क्या होता है? तो इसका एक टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का साथ एक चीज़ है, जैसे हमारा डेली टाइम फ्रेम में स्विंग पॉइंट बना है, करेक्ट। स्विंग पॉइंट अगर हमारा डेली टाइम फ्रेम में बना है तो हमें
1 आवर टाइम फ्रेम में हमें CSD चाहिए। आपको पता है ना CSD क्या होता है? CSD बेसिकली एक चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डिलीवरी होता है। क्या होता है वो चीज़? जैसे प्राइस ऐसा आता है, फिर अगर ऐसा इस बॉडी हाई के ऊपर अगर प्राइस क्लोज देता है तो ये हमारा CSD लेवल होता है, करेक्ट। तो हमें अगर डेली का स्विंग पॉइंट है तो हमें 1 आवर का CSD चाहिए जो कि कंफर्म करता है डेली स्विंग पॉइंट को। लेट्स से हमारा डेली में C2 क्लोजर है, C2 क्लोजर है डेली में, बट 1 आवर का CSD है नहीं, तो ये हमारा इनवैलिडेट, दिस इज इनवैलिडेटेड। हम इसमें फिर C3 क्लोजर का वेट करेंगे, मतलब 3 कैंडल फॉर्मेशन का वेट करेंगे, तभी जाके हमारा स्विंग पॉइंट बनेगा, तभी जाके हम उसका नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड करेंगे, करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर 1 आवर का CSD अगर वो स्विंग पॉइंट अगर कंफर्म नहीं हुआ है 1 आवर CSD में, तो हम नहीं जाएंगे फिर नीचे, समझ रहे हो? मिल टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे। सिमिलरली मैं आगे का बता देता हूँ। सिमिलरली अगर 4 आवर में अगर सिमिलरली हमारा स्विंग पॉइंट बना है, तो लेट्स से 4 आवर में हमारा स्विंग पॉइंट बना है, तो हमें 15 मिनट का CSD चाहिए। 15 मिनट का CSD नहीं है तो हमारा इनवैलिडेट है वो स्विंग पॉइंट, हम फिर थर्ड कैंडल का वेट करेंगे, करेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट इनवैलिडेशन। सेकंड इनवैलिडेशन क्या होता है? सेकंड इनवैलिडेशन होता है कि 50% इक्विलिब्रियम लेवल, जैसे कि हमारा जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, करेक्ट। यहाँ पे लेट्स से C2 क्लोजर, फर्स्ट C2 क्लोजर देखते हैं। C2 क्लोजर हुआ, ये वाला कैंडल यहाँ पे था, लो के नीचे C2 क्लोजर हुआ, करेक्ट। तो सॉरी, ये तो C2 क्लोजर नहीं होगा, यहाँ पे C2 क्लोजर, आप समझ गए, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर बिग वीक है, वीक अगर बड़ा है, वीक अगर बड़ा है, वीक अगर बड़ा है तो हमारा 50% ऑफ द वीक देखेंगे। और अगर वीक अगर लेट्स से 3 कैंडल फॉर्मेशन है, अगर बॉडी बड़ा है कैंडल का, तो हमारा कैंडल का 50% देखेंगे। क्वेश्चन आता है कि ये वाला हमें जरूरत क्यों है देखना। ये तो फास्ट स्विंग पॉइंट इन्वैलिडेशन तो समझ आया, क्योंकि स्विंग पॉइंट कैसे कंफर्म होगा, जैसे कि उसका लोअर टाइम फ्रेम अगर कंफर्म करता है CSD दे के, तो ये कंफर्म एक चेंज ऑफ स्टेट होता है ना CSD, तो ये कंफर्म करता है कि हाँ डेली पॉइंट स्विंग पॉइंट कंफर्म हुआ है, हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। बट अगर यहाँ पे फिर सेकंड कैंडल का कंसेप्ट क्या है, हमेशा कंसेप्ट समझना जरूरी है। 50% इन्वैलिडेशन किस लिए हम फॉलो करते हैं, हम किस लिए फॉलो करते हैं वो बता रहा हूँ। हमारे मॉडल में इसका इंपॉर्टेंस ये है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, हम कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। कंटिन्यूएशन ट्रेड करने का मतलब क्या, हमें एक्सपेंशन को ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। हमें एक्सपेंशन कैंडल को पकड़ना है। तो एक्सपेंशन कैंडल मतलब क्या, कैंडल का बॉडी बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। कैंडल का बॉडी कब बड़ा होगा, कैंडल का अगर वीक छोटा होगा तो कैंडल का बॉडी बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, small wick always supports large expansion। स्मॉल विक हमेशा लार्ज एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, करेक्ट। तो इसलिए स्मॉल विक ये कैसे होता है मैं समझाता हूँ। लेट्स से प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, हमारा बायस लेट्स से बुलिश है, ठीक है, हमारा बुलिश बायस है, हमारा बुलिश बायस है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। लेट्स से प्राइस बड़ा वीक बना देता है, मतलब क्या, बुलिश है तो मतलब प्राइस पहले नीचे आएगा, बड़ा वीक है, तो आपको लगता है कि मार्केट के पास टाइम है कि उसी दिन में इतना बड़ा बनाएगा? नहीं। मार्केट अगर बड़ा बना है वीक, तो ये आके थोड़ा सा बॉडी बना के फिर यहाँ पे क्लोज दे देगा। तो इसका मतलब क्या, तो हमारा वीक बड़ा बन गया, हमारा फिर बॉडी बड़ा बनने में उसके पास टाइम नहीं है अभी, और मार्केट को और भी ज़्यादा टाइम चाहिए उसका बॉडी को बड़ा बनाने के लिए। तो इसलिए अगर हम प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे छोटा सा विक बनता है और बहुत बड़ा बॉडी बनता है, तो यहाँ पे कुछ क्लोज है, तो यहाँ पे होता है हमारा बिग एक्सपेंशन, ये होता है बिग बॉडी जो कि एक्सपेंशन होता है, करेक्ट। तो हमें ये वाला सिचुएशन को फिगर आउट करने के लिए हमें 50% का वीक देखते हैं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक बड़ा है कौन सा वीक छोटा है।
ये भी तो ये इम्पोर्टेंट है ना कि वीक हमारा बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, कैसे पता चला कितना बड़ा होगा। तो यहीं पे देखते हैं कि अगर लेट्स से प्रीवियस कैंडल का जैसे C2 क्लोजर है, तो प्रीवियस कैंडल का अगर डेली कैंडल है और इसका वो 50% के ऊपर, अगर मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ है प्राइस, यहाँ पे ओपन, अगर प्राइस क्या उसका वीक अगर इस 50% के ऊपर रहता है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस बड़ा एक्सपेंशन कैंडल देगा। अगर उसी तरह अगर कैंडल का बॉडी बढ़ा है तो इसका 50% ये है। तो यहाँ से अगर प्राइस ओपन होने के बाद अगर उस 50% के ऊपर रहता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़ा बॉडी देगा, तो ये एक्सपेंशन कैंडल होगा। तो ये हमारा दो टाइप का इनवैलिडेशन होता है जो हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे थोड़ा उसका पिक्चर है, देखने के लिए इजी होगा। जैसे C2 क्लोजर है, हमारा 50% है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से फिर एक्सपांड करेगा। अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर बड़ा वीक बन जाएगा, फिर छोटा सा बॉडी होके क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली ये वाला जैसे इसका ये एग्जांपल्स है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट कैंडल बनाए, फिर हम एक्सटर्नल ERL अभी तक मीट नहीं हुआ है तो हम नेक्स्ट कैंडल को हम फॉलो करेंगे। तो ये वाला कैंडल है 50%, हम देखेंगे ये वाला प्राइस आया, फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस बहुत अच्छा मूव देगा। ठीक है, तो फ्रेमवर्क हमारा हो गया। फ्रेमवर्क में क्या बायस क्लियर हुआ, ERL टू IRL या IRL टू ERL प्राइस मूव करेगा, उसका इन्वैलिडेशन देख लेंगे कि प्राइस कौन से, अगर बड़ा वीक बन जाएगा तो स्विंग पॉइंट बना है, अगर स्विंग पॉइंट बन चुका है, स्विंग पॉइंट अगर कंफर्म हो चुका है तो हम फिर नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट दिन आएंगे या नेक्स्ट 4 आवर कैंडल को आएंगे, उसको ट्रेड करेंगे। करेक्ट, तो स्विंग पॉइंट कंफर्म नहीं हुआ है तो उस दिन हमारा ट्रेडिंग डे नहीं है, हम अलग पेयर को देखेंगे, अलग एसेट क्लास को देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट आता है, फास्ट हो गया फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के बाद क्या होगा, फ्रेमवर्क के बाद होगा हमारा मिडिल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो मिडिल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमारा आता है। मिडिल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्या, अगर हमारा डेली चार्ट है, हमारा अगर हायर टाइम फ्रेम, तो हमारा मिडिल टाइम फ्रेम की क्या होगा 4 आवर। अगर 4 आवर हमारा हायर टाइम फ्रेम तो हमारा मिडिल टाइम फ्रेम क्या होगा 1 आवर, नहीं तो 30 मिनट। तो हमें देखो यहाँ पे जैसे मैं बोला था क्या, प्राइस इज फ्रैक्टल। करेक्ट, प्राइस इज फ्रैक्टल, प्राइस हमेशा फ्रैक्टल होता है। तो हमारे जैसे स्विंग पॉइंट चाहिए हमें, हम रिवर्सल को, जैसे मैं बोला क्या, हायर टाइम फ्रेम में अगर मूव कर रहा है प्राइस तो उसका नीचे का टाइम फ्रेम में प्राइस एक साथ मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा डिप दे के थोड़ा सा नीचे आके मूव करेगा। और अगर नीचे आता है प्राइस, इसका मतलब क्या, बिना स्विंग पॉइंट में प्राइस फिर मतलब लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्स होके तो जाएगा, तो बिना स्विंग पॉइंट में प्राइस रिवर्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्विंग पॉइंट, वही जो स्विंग पॉइंट कब फॉर्म होता है, उसी स्विंग पॉइंट को ट्रैक करने के लिए ये मिडिल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दिखता है कि प्राइस तो दे हमारे तरफ कंफर्मेशन कि हाँ मैं स्विंग पॉइंट फॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, डेली की तरफ अभी हाई टाइम फ्रेम के तरफ अभी मूव करूंगा, तो यू कैन कैच मी। तो उसी तरह हम यहाँ पे डेली चार्ट है तो 4 आवर में हम स्विंग पॉइंट देखते हैं, 1 आवर चार्ट है तो फिर 1 आवर 30 मिनट में स्विंग पड़ता है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस हमें कंफर्मेशन एक चाहिए। ठीक है, और बेटर है अगर इनवैलिडेशन, इफ इट फॉर्म्स एट इनवैलिडेशन लेवल, मतलब वो 50% लेवल, देन बेटर। और अगर ये की लेवल आपको समझ आ गया ना कि की लेवल क्या होता है, ERL IRL है जो बढ़ा रहा हूँ, तो की लेवल्स हमारे पास एक होता है। तो की लेवल में क्या क्या होता है हमारे पास, तो की लेवल में एक होता है फेयर वैल्यू गैप, और एक की लेवल क्या होता है स्विंग पॉइंट। करेक्ट, तो हमारे पास अगर डेली कैंडल एक्सपैंड हो रहा है तो हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि मिडिल टाइम फ्रेम में की लेवल से ही बनाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मिडिल टाइम फ्रेम कहीं पे भी स्विंग पॉइंट बनाएगा तो उसको ट्रेड करेंगे, बट डेली टाइम फ्रेम में ERL को आना चाहिए, तभी स्विंग पॉइंट बनाना चाहिए, तभी जाके हम ERL IRL अगर स्विंग पॉइंट बनाएगा तो हम ERL को टारगेट करेंगे, ERL में स्विंग पॉइंट बनाएगा तो IRL को टारगेट करेंगे। तो डेली चार्ट में हमें स्विंग पॉइंट की की लेवल की ज़रूरत है, मिडिल टाइम फ्रेम में इतना ज़रूरत नहीं है तो अच्छा है, नहीं है तो नॉट नेसेसरी, ट्रेड कर सकते हैं। फिर आता है अगेन, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे हम C2 को ट्रेड नहीं करेंगे, हमारे 3 कैंडल फॉर्मेशन में C3 को ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा अगर C2 क्लोजर है तो C3 को ट्रेड करेंगे, अगर C3 क्लोजर है तो C4 को ट्रेड करेंगे। करेक्ट, रिवर्सल को हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, रिवर्सल को करेंगे ट्रेड, बट वो बाद में जब यहाँ पे थोड़ा कंसिस्टेंसी आ जाए, थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, थोड़ा अकाउंट में पैसा आ जाए, तभी जाके हम रिवर्सल को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर आता है
लोअर टाइम फ्रेम प्रोटेक्टेड एंट्री। प्रोटेक्टेड क्या होता है बताता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में प्रोटेक्टेड एंट्री, तो हमारे पास अगर डेली है, उसके बाद हाई टाइम फ्रेम में 4 आवर में गए, फिर हम कहाँ पे जाएंगे 15 मिनट में। अगर हमारा 4 आवर हाई टाइम फ्रेम में, अगर फिर 1 आवर या 30 मिनट मिडिल टाइम फ्रेम होगा, तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे 5 मिनट, नहीं तो 3 मिनट। मैं पर्सनली क्या प्रीफर करता हूँ, मैं पर्सनली इसको ट्रेड करता हूँ। मेरा कंफर्ट जोन में बहुत कंफर्ट में फील करता हूँ 15 मिनट में एंट्री करने के लिए। बट आप चाहो तो ये चीज़ काम करता है, बट आपको थोड़ा चार्ट्स देखना पड़ेगा कि, क्योंकि आप जब थोड़ा सा जब 5 मिनट 3 मिनट में चले जाता है ना, हर पेयर का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है वहाँ पे, ठीक है। बट ये वाला चीज़ हर जगह पे एप्लीकेबल होता है ना। तो हमारे पास अब हम क्या देख रहे हैं, 15 मिनट का सीएस डेट, और हमारा एंट्री का क्या मेथड रहेगा। हम एक चीज़ को हमेशा फॉलो कर रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। यहाँ पे ICSD होता है, इंट्रा इंट्रा कैंडल चेंज एंड डिलीवरी। बट देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। ICSD क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम हायर टाइम फ्रेम में बायस क्लियर हो गया, लेट्स से हमारा हायर टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है, तो उसका नीचे का टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम। ऑफ कोर्स हम 1 आवर का स्विंग पॉइंट भी कंफर्म करेंगे, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, मिडिल टाइम फ्रेम होता है हमारा 4 आवर। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि 4 आवर में स्विंग पॉइंट फॉर्म हो जाए डेली के तरफ। स्विंग पॉइंट फॉर्म हो गया, ओके। अगेन कंफर्मेशन, भूलो मत कंफर्मेशन का। 4 आवर का स्विंग पॉइंट अगर फॉर्म हो रहा है, तो हमारा फिर 15 मिनट हम देखेंगे कि 15 मिनट का CSD दिया तो है, नीचे से CSD दिया है, तो 15 मिनट का स्विंग पॉइंट, 4 आवर का स्विंग पॉइंट कंफर्म हुआ है। 4 आवर का स्विंग पॉइंट कंफर्म हुआ, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम 15 मिनट को जाएंगे। 15 मिनट हम एंट्री देखेंगे। तो 15 मिनट एंट्री हम कहाँ पे देखेंगे, जैसे 4 आवर कैंडल में हमारा जैसे यहाँ पे एक कैंडल है, रफली कैंडल को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है कैंडल का लो, हमारा 4 आवर कैंडल में यहाँ पे क्लोज दिया है। तो ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल। तो यहाँ पे लेट्स से 15 मिनट का हमारा जैसे क्या है, 15 मिनट का कंफर्म्ड है, CSD दिया है, तो स्विंग पॉइंट कंफर्म है। तो यहाँ पे हमारा 4 आवर का एक्सपेंस हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो C3 कैंडल है 4 आवर का, है ना, 4 आवर का C3 कैंडल है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो मार्केट ओपन हुआ कैंडल, यहाँ पे जाके देखेंगे कि 15 मिनट का CSD दे, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और ये इसको इंट्रा कैंडल CSD बोलते हैं, क्योंकि ये C3 कैंडल के अंदर ये CSD फॉर्म होता है। क्योंकि पहला CSD तो नीचे फॉर्म हुआ, रिवर्सल जो कन्फर्म किया था जो CSD याद है, तो वो CSD तो फर्स्ट CSD था। हम सेकेंड CSD जो होता है उसका इंट्रा कैंडल मतलब C3 कैंडल के अंदर जो CSD होता है, उस CSD में हम एंट्री करते हैं। और हमारा टारगेट आप ERL तक भी रख सकते हो, या मैं पर्सनली मैं 3 आवर फिक्स्ड पहले टारगेट करता हूँ। 3 आवर पे मैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द पोजीशन निकाल देता हूँ, पर रिमेनिंग को एक्सटर्नल तक दे लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट एंट्री का वेट करता हूँ। मेरा 3 आवर मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि ये मॉडल बहुत अच्छा मतलब विन रेट के साथ आता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में वैसे भी हम एंट्री कर रहे हैं, और 40 to 60% विन रेट विथ 3 आवर इज ए लॉट। तो इसका एग्जांपल से एक बार देखते हैं, जैसे यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ है, बट यहाँ पे कहीं पे अराउंड ये लास्ट वीक का ही हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो ये लास्ट वीक का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे कहीं पे एक 4 आवर का कैंडल क्लोज हुआ था, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर का कैंडल ओपन हुआ, और यहाँ पे जब 4 आवर का कैंडल क्लोज हुआ था, तो ये CSD कंफर्म हो गया था, जो कि 4 आवर स्विंग पर कंफर्म किया था। और यहाँ पे इंट्रा कैंडल CSD मतलब C3 कैंडल के अंदर, 4 आवर C3 कैंडल के अंदर यहाँ पे जो CSD दिया था, कैंडल का क्लोजिंग में एंट्री और 3 आवर टारगेट है। तो ये हम एंट्री कवर करेंगे, बस ये बस एंट्री का ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा मॉडल था। एंड कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़, हाँ मैं एक चीज़ मिस किया ना, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि अगेन यहाँ पे की लेवल, ये जो CSD बनेगा, CSD तो ऐसे तो नहीं बन जाएगा। CSD मतलब क्या, एक छोटा स्विंग पॉइंट करके बनाएगा ना CSD। तो ये एक प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ये जो स्विंग पॉइंट जहां से आया है, तो ये की लेवल से फॉर्म होना चाहिए, मतलब एक फेयर वैल्यू गैप से फॉर्म होना चाहिए, नहीं तो सेम टाइम फ्रेम का,
की लेवल आप यहाँ पे लिख देता हूँ सेम टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप से फॉर्म होना चाहिए, नहीं तो कोई एक स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी लेके, जैसे आई ERL से होता है ना, स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी लेके फॉर्म होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी होगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या दिखा रहा था, अगर आप इस एग्जांपल्स को देखोगे तो ये वाला जो CSD दिया है कहाँ से दिया है, ये वाला की लेवल से दिया है, करेक्ट। अरे यार कहाँ चला गया, हाँ तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप से CSD दे के ऊपर गया है। तो ये होता है कि प्रोटेक्टेड, लोअर टाइम फ्रेम प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हमारा नहीं तो फिर वो प्रोटेक्टेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस्ड प्राइस एक्शन रहता है। प्रोटेक्टेड होगा तभी जाके प्राइस, तभी जाके प्राइस बैलेंस्ड होगा तो हमारा SL लेके फिर मूव करने का चांसेस थोड़ा कम है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया हमारा 3 स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था फ्रेमवर्क हाई टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट के साथ ERL IRL ट्रेडिंग, यही होता है हमारा मेन, यही जो है सब कुछ यही है। और फिर होता है स्विंग पॉइंट चाहिए, इनवैलिडेशन चाहिए, स्विंग पॉइंट का कंफर्मेशन चाहिए। फिर हमारा वीक साइज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन कैंडल हम ट्रेड कर रहे हैं, एंड स्मॉल वीक सपोर्ट्स लार्ज एक्सपेंशन। फिर हमें मिडिल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन चाहिए, जो कि 4 आवर, या इसमें स्विंग पॉइंट चाहिए जो कि शो करता है हमारा हाई टाइम फ्रेम का तरफ मूव का शुरुआत को शो करता है। फिर हमारा लोअर टाइम फ्रेम का प्रोटेक्टेड एंट्री चाहिए, बैलेंस्ड प्राइस एक्शन होगा तो हमारा की लेवल से होना चाहिए, और लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट 3 मिनट के साथ। तो ठीक है, हम अभी जाते हैं हमारा चार्ट्स में, और चार्ट्स में थोड़ा रिसेंट वीक्स का, 1-2 वीक्स का थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ द आउटकम कुछ भी हो सकता है, लॉसेस आर इनएविटेबल, तो लॉसेस तो होंगे, तो लॉसेस हो या प्रॉफिट हो, बट क्या क्या A+ ट्रेड्स बना है, तो हमारा लास्ट 2 वीक्स का मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरा केस क्या, ये हमारा जुलाई मंथ से, जुलाई 2026 का एंड है। आज 1 अगस्त है, राइट। हाँ, आज 1 अगस्त है। तो लास्ट 2 वीक का दिखाता हूँ। अगर लेट में भी वीडियो देख रहे हैं, कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस आप सेम चीज़ को जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप प्राइस में थोड़ा सा पीछे जाके आप देखो कि मैं जो एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ वो क्या क्या एग्जांपल्स है, तो उसको आप फ्रेम करके रिसेंट वीक्स का आप देखो एग्जांपल्स। हमेशा आप एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करके आप निकाल के रखो डाटा, कि कैसे फॉर्म होता है, क्या A+ कंडीशन होता है। तो let's see you on the charts, okay. So let's see some examples of this 3 step process, so then you can connect. हम ये हफ्ते का देखेंगे और लास्ट हफ्ते का देखेंगे, देखते हैं 4-5 एग्जांपल्स कवर करेंगे, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी वीडियोस बहुत बड़ा हो चुका है, बट लेट्स से आई होप ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो देखते हैं, हमारा US ऑयल है फर्स्ट। US ऑयल ये हमारा 28 जुलाई 2026 है। तो यहाँ पे मेरा बायस क्या था, 28 डे के लिए मेरा बायस था, जैसे कि हमारा 3 स्टेप हमारा फ्रेमवर्क है ना, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो मेरा फ्रेमवर्क कुछ ऐसा था कि जैसे यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस ने एक बहुत अग्रेसिव मूव दिया है बेरिस के तरफ, राइट। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, जिस फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी मार्केट ने इनवैलिडेट कर चुका है। तो हमारा प्राइस यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट फॉर्म करके आ रहा है। तो आई थिंक ये वाला जो लिक्विडिटी पॉइंट है ना, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हम यही रिसेंट रेट्स को कवर करेंगे, तो देखते हैं कैसे क्या क्या ट्रेड्स फॉर्म हुआ था, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द रिजल्ट्स, ऑब्वियसली आप प्रोसेस को देखिए कि प्रोसेस कैसे फॉलो कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म अगर फोकस करेंगे तो प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है।
तो अगर देखें यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी हमारा एसएमटी से गया है। ये एसएमटी भी अगर हमारा एसएमटी से जाता है लिक्विडिटी तो भी हम कंसिडर करते हैं कोरिलेटेड एसेट के साथ। आई होप आपको एसएमटी क्या होता है पता है, स्मार्ट मनी टूल। आई थिंक नॉट श्योर अबाउट द फुल फॉर्म, बट ओके। ये एसएमडी से गया था। फिर उसके बाद मार्केट जब ये एक ये तो नहीं बोलूँगा कि स्विंग पॉइंट है, बट मार्केट ये वाला जैसे डेली ये वाला क्लोज दिया ना कैंडल, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि कम्प्लीटली इनवैलिडेट हो चुका है, फेयर वैल्यू के नीचे क्लोज हो चुका है। तो इसके पास अभी हमारा नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी क्या है? नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी है ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है। तो मेरा नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी क्या हो जाएगा? ये वाला फेयर वैल्यू गैप। तो मैं अभी क्या देखना प्रीफर करूंगा? अभी मैं देखूंगा प्राइस अभी क्या कर रहा है। प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट को जा रहा है, करेक्ट। तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम फ्रेम देखूंगा 4 आवर। अभी यहाँ पे मैं 1 आवर क्यों चेक नहीं करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी ये टाइप ऑफ 3 कैंडल फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, बट ये इनसाइड बार है। मैं बहुत नीचे क्लोज दिया था, 1 आवर का सीएसटी तो हुआ ही होगा। तो मैं 4 आवर को देखूंगा। 4 आवर में मैं क्या ऑब्जर्व, क्या वेट करूंगा? मैं वेट करूंगा कि अभी इसी दिन मुझे एक 4 आवर का स्विंग पॉइंट चाहिए, करेक्ट। तो प्ले करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मुझे यहाँ पे एक बियरिश स्विंग पॉइंट, बुली स्विंग पॉइंट तो फॉर्म हुआ है, बट हमें बुली स्विंग पॉइंट से कुछ मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमारा बियरिश, हमारा कंटेक्स्ट बियरिश है। तो हमारा बियरिश की तरफ हम देखेंगे स्विंग पॉइंट, बुलिस की तरफ नहीं देखेंगे। तो डेली है हमारा हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम हमारा मिडिल टाइम फ्रेम है। तो ये वाला एक बियरिश कैंडल है जो ये ट्रेड वाला, सॉरी ये वाला एक 3 कैंडल फॉर्मेशन है। और यहाँ पे हम देखेंगे 15 मिनट चार्ट में ये जो नेक्स्ट सी फोर कैंडल में यहाँ पे 15 मिनट का आईसीएसडी पे शॉर्ट करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, C3 क्लोजर है ये एक। C3 क्लोजर होने के बाद फिर हम 15 मिनट में जाके देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड एंट्री चाहिए, करेक्ट। 15 मिनट में मैं फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट सीएसडी तक, लिक्विडिटी लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके 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 ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री बना है। ये एंट्री कैसे बना मैं बता देता हूँ। हमारा एंट्री है ये वाला, एक लिक्विडिटी लिया, हमें एक स्विंग की लेवल से सीएसडी चाहिए, करेक्ट। ये वाला लिक्विडिटी लिया है और यहाँ पे एक सीएसडी दिया है। तो हमारा आइडियल एंट्री तो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे सीएसडी के बाद एंट्री, एसएल स्विंग पॉइंट के ऊपर, और 3 आवर टारगेट में यूजुअली 3 आवर टारगेट करता हूँ। यहाँ पे जैसे ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे है और इतना बड़ा एसएल, यूजुअली ये क्या होता है ना, मैं जब देख रहा हूँ कि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि एंट्री में जहाँ पे सीएसडी देता है वहां तक पहुंचा देता हूँ, क्योंकि जब प्राइस थोड़ा सा एक्सपांड करता है तो बहुत चांसेस है कि प्राइस थोड़ा वापस वापस जाता है। तो मैं 2 तरीके से ट्रेड मैनेज करता हूँ। एक होता है कि डायरेक्ट अगर मुझे डाउन लिक्विडिटी तक 3 आवर मिल जाता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे एंट्री को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ कि मैं 3 आवर मिले। तो यूजुअली मैं 3.15 लेता हूँ टू कंपनसेट माई स्प्रेड एंड कमीशन। तो 3.15 लेता हूँ। जैसे इस ट्रेड में मैं क्या किया था कि हमारा ब्राउन लिक्विड तक 3 आवर था, मैं 3.15 तक थोड़ा सा उस ऊपर खिसक दिया था हमारा एंट्री को, ताकि मुझे 3 आवर मिल जाए। तो बट प्राइस आप चाहो तो यहाँ तक भी वेट कर सकते हो सी एस डी लेवल तक, बट आई सी एस डी तक कभी कभी प्राइस आता भी नहीं है, मूव कर जाता है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे एंट्री था हमारा और 3.5 पर का ये टारगेट था एस एल इसके ऊपर। तो अगर देखें मार्केट मूव करना चाहिए, तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे मूव किया, हमारा डाउन लिक्विडिटी अच्छी हुआ। फिर मार्केट फिर जो करे हमें कुछ मतलब नहीं है, बाकी मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया था उसके बाद, या कुछ तो न्यूज़ था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। बट ये है एक एंट्री। क्या रीज़न था? डेली में हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियर था नीचे, 4 आवर में हमारा स्विंग पॉइंट बना था, थ्री कैंडल फॉर्मेशन का स्विंग पॉइंट बना था, और 15 मिनट में हमारे पास क्या था? आईसीसीएसडी।
और आपको पता चल गया कि मैं कैसे ट्रेड मैनेज करता हूँ, करेक्ट। अब नेक्स्ट ट्रेड को देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड 29 जुलाई, 28 या 29 जुलाई बना था कहाँ पे, US 30 में। ओके, सारे ड्राइंग्स को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। US 30, 29 जुलाई। मैं मेरा जर्नल को साइड में रखा हूँ, और उससे मैं जो जो ट्रेड्स मैंने जो जो ट्रेड्स मैंने लिया था उसको मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड लिया था, इंटरेस्टिंग, इतना बड़ा कैंडल में बुलिश ट्रेड, ठीक है। तो लेट्स सी। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं क्या देखूँगा, ये US 30 है, तो यहाँ पे मेरा बायस SMT जैसे मैं कंसिडर करता हूँ। तो मैं तीन चार्ट्स को यूजुअली देखता हूँ। तो मैं तीन चार्ट्स को देखूंगा, मैं देखूंगा कि क्या क्या फॉर्म हुआ है, कैसे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि US 30 बुलिश है। आप बोल सकते हो कि थोड़ा क्या मैकेनिकल नहीं है प्रोसेस, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाता है, क्योंकि कंटेक्स्ट ना इतना मैकेनिकल अगर रखोगे ना तो दिक्कत होगा। मैं यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ क्यों मैं बुलिश था। आप अगर देखो ओरिजिनल ट्रेंड क्या था, बुलिश, फिर आया इंटरनली थोड़ा आया, फिर यहाँ पे एक मार्केट ने एक ये CSD दिया है ऊपर की तरफ, करेक्ट। डेली चार्ट में मार्केट ने स्ट्रेंजन स्ट्रक्चर दिया है ऊपर की तरफ, जो कि क्या शो करता है, जो कि शो करता है कि प्राइस वांट्स टू गो बुलिश। तो फर्स्ट राउंड लिक्विडिटी हमारा क्या था, ये था। सेकेंड राउंड लिक्विडिटी क्या क्या था, यहाँ पे था। हाँ, मैं मानता हूँ कि ERL यहाँ पे अचीव हुआ है, बट यहाँ पे IRL कहाँ पे है, यहाँ पे इतना नीचे। तो बट इनिशियल ट्रेंड तो बुलिश है हमारा। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला लिक्विडिटी जाने के बाद मेरा ये वाला लिक्विडिटी भी जाएगा, तो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे है। और मैं बेयरिश के लिए इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे पास बेयरिश के लिए कुछ कंफर्मेशन है ही नहीं। यहाँ पे क्या स्विंग पॉइंट बनाया है, स्विंग पॉइंट भी एनफ नहीं है, कुछ भी एक फेल होना चाहिए, जैसे फेयर वैल्यू गैप रिवर्स होना चाहिए, या कुछ भी अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, अगर लेट्स से यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना देता, और इसको लेकर अगर स्विंग पॉइंट बनाता, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो गैप है मैं यहाँ तक टारगेट कर सकता था मैं भी। बट अभी मैं क्या देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक कंटिन्यू करे प्राइस, करेक्ट। तो मैं डेली चार्ट में बुलिश हूँ। 4 आवर को जाता हूँ। 4 आवर में मुझे क्या चाहिए, 4 आवर में मुझे चाहिए स्विंग पॉइंट। कोई बात नहीं, मेरा टारगेट ये कर रहा हूँ, बट मैं अगर देखता हूँ कहाँ पे फॉर्म हो सकता है। हाँ, यहाँ पे C2 क्लोजर है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या देखना प्रेफर करूँगा, बुलिश। तो मेरा यहाँ पे फास्ट डाउन लिक्विडिटी क्या होगा, मेरा फास्ट डाउन लिक्विडिटी होगा प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई भी रिलेवेंट लेवल होता है, और मैं क्या टारगेट करता हूँ हमेशा, 3 आवर। 3 आवर के बाद मैं कुछ और यहाँ पे भी एक 4 आवर में भी एक स्विंग पॉइंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 आवर में भी स्विंग पॉइंट हमारा हमेशा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है, करेक्ट। और मैं जैसा बोला 4 आवर में मुझे की लेवल की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे C2 क्लोजर हुआ, मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि 15 मिनट का CSD कंफर्म किया है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे एक 15 मिनट का CSD है, बट यहाँ पे एक ये है, बट यहाँ पे मैं आई थिंक यहाँ पे SMT था ये। हाँ, यस, सॉरी। तो यहाँ पे SMT था, देख पा रहे हो, आपको पता है ना SMT क्या होता है, नहीं तो फिर मैं कभी बाद में वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, SMT भी हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे SMT के साथ हमारा CSD हुआ। 4 आवर, नेक्स्ट कैंडल 4 आवर का कैंडल ओपन होगा, हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री देते हैं, देखते हैं। 4 आवर स्विंग पॉइंट कंफर्म्ड है, हायर टाइम फ्रेम बुलिश की तरफ शो कर रहा है, मेरा हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी भी क्लियर है। फिर देखते हैं हमें 15 मिनट का क्या चाहिए, CSD। यहाँ पे 15 मिनट का CSD दिया, करेक्ट। ICSD, इंटर कैंडल चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे मैं एंट्री देखा SL यहाँ पे, और 3.5 पार यहाँ पे बन रहा है। मैं यूजुअली ये पे 3.3 आर होता है, मैं जैसे आपको बोला ना 3.15 में मैं मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट अगर ड्रॉन लिक्विडिटी पास में है तो मैं फिर मैनेज करता हूँ।
तो यहाँ पे प्राइस ने बहुत ये मूव किया। ये जब प्राइस अब यहाँ पे आया था ना, मुझे आई रिमेम्बर मैं यहाँ पे क्या किया कि मेरा सेल को ट्रेल कर दिया। यहाँ पे क्यों ट्रेल किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट कितना, जस्ट 3 आर, 3 आर टच किया और मेरा टारगेट है 3.15। तो मैं नहीं चाहता कि 3 आर तक जाने के बाद मेरा एसएल हिट करे। तो मार्केट मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन को मूव किया और प्राइस यहाँ पे टारगेट हिट किया। हालांकि मैं यहाँ पे 75% ऑफ द क्वांटिटी में यहाँ पे निकाल दिया था और मैं प्रीवियस डे हाई तक मेरा 25% ऑफ द क्वांटिटी को यहाँ पे होल्ड कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली रिमेनिंग पोजीशन मेरा ब्रेक इवन गया। हाँ, तो बस ये एक अच्छा ट्रेड था, 3 आर का ट्रेड था। हमारा फास्ट डाउन लिक्विडिटी पे मीट हुआ 4 आवर में, जो कि हमारा करंट डे का हाई था। ये जो लाइन्स आपको दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये ईच 4 आवर कैंडल का लाइन है। तो हाँ, ये एक ट्रेड था हमारा ये हफ्ते। और कौन सा ट्रेड था? गोल्ड में, गोल्ड में एक सेल था। देखते हैं, देखते हैं कि गोल्ड में क्या एंट्री था ये हफ्ता। ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। 29 जुलाई। ओके। हम्म। ओके। ओके। सो यहाँ पे मेरा बायस क्या होगा? क्या होगा मेरा बायस? तो हमेशा सी एस, जैसे मैं बोला, डेली में सी एस डी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट। क्योंकि डेली में वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सी एस डी दिया है। करेक्ट। तो मेरा पास ड्रॉन लिक्विडिटी क्या हो जाएगा नेक्स्ट डे अगर ओपन होगा तो? एक तो प्रीवियस डे लो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी है मेरे पास। फिर नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है। करेक्ट। तो मेरा बायस क्या है आज के लिए? आज के लिए मेरा बायस है बियरिश। अगर ये दोनों लिक्विडिटी ले लिया होता प्राइस ने, अरे, सिल्वर, सिल्वर को मैं साइड में रखता हूँ एसएमटी देखने के लिए, बट मैं ट्रेड करता हूँ गोल्ड को ओनली। गोल्ड मेरा फेवरेट पेयर है एक्चुअली। गोल्ड का प्राइस एक्शन बहुत क्लीन रहता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे फेल्योर स्विंग्स मतलब पता है ना आपको, मतलब लिक्विडिटी जो पास पास होता है। मेरा पिछले वाला वीडियो में मैं कवर किया था थोड़ा सा फेल्योर स्विंग क्या होता है, नहीं तो मैं फिर बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फेल्योर स्विंग वगैरह के बारे में। ठीक है। तो ये मेरा ड्राउन लिक्विडिटी है, फाइनल ड्राउन लिक्विडिटी है। फर्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी क्या है, कहाँ पे है? प्रीवियस डे लो। तो मैं नेक्स्ट डे आ रहा हूँ, मेरा बायस बियरिश है, मेरा कंटेक्स्ट बियरिश है। तो मैं 4 आवर में क्या देखना प्रेफर करूँगा? नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ओके, 4 आवर में पहले ही ये ले लिया था लो इसने। ओके। फिर भी मेरा बायस बियरिश है, क्योंकि मेरा डेली में कुछ कैंडल क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा। अगर बुलिश स्विंग पॉइंट बनाता है तब मैं कुछ सोचूंगा। तो मैं यहाँ पे इस कैंडल को आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मेरे पास प्रीवियस डे लो तो लिया जा चुका है जब मार्केट ओपन हुआ। और ये एशिया सेशन है, एशिया सेशन तो हम यूजुअली ट्रेड नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत लेट नाइट होता है। तो मेरा करंट राउंड लिक्विडिटी क्या हो गया? करंट डे लो। और नहीं तो 3 आर, हमेशा 3 आर तो मेरा रहता ही है 3 आर पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा, मुझे इतना याद है ना, यहाँ पे एक एस एम टी के साथ ये 4 आवर का जो स्विंग पॉइंट बना था ना, ये एस एम टी के साथ बना था ये स्विंग पॉइंट। आप अगर देखोगे यहाँ से, यहाँ पे एक एस एम टी था जो कि इस ट्रेड को बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बना देता है। ठीक है। जो कि एक फेयर वैल्यू गैप से भी बनता है। और ये स्विंग पॉइंट एसएमटी के साथ ये स्विंग पॉइंट को लिया, मतलब हम ये मान सकते हैं कि गोल्ड ने में ये स्विंग पॉइंट को ले चुका है। ठीक है। तो इसके बाद स्विंग पॉइंट बना तो यहाँ पे कंडीशन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे फिर? देखिए 15 मिनट में क्या ये है, ये वाला जैसे जो ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, ये वाला सेशन का इंडिकेटर है। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ? यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 15 मिनट में सी एस डी दिया है। इसका मतलब क्या? तो 4 आवर में स्विंग पॉइंट कंफर्म हो चुका है।
और मुझे अभी बस एक प्रोटेक्टेड एंट्री चाहिए 15 मिनट में, करेक्ट। तो ओके सेट, यहाँ पे एंट्री था आई गेस। नहीं, मैं चेक कर रहा था ना यहाँ पे, अगर इसको अगर वो एसएमडी से ले लेता ना तो ये हमारा हमारा परफेक्ट एंट्री होता। तो वो वाला हमारा एंट्री नहीं था। तो यहाँ पे ये वाला जैसे फेयर वैल्यू गैप है, और इसको साइड में ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एसएमटी एक बनाया है प्राइस ने, सिल्वर के साथ। हम बेट देखते हैं, अगर सीएसडी देता है तो फिर इसको, बस ये तो परफेक्ट सिनेरियो हो गया। अब हमारा ये वाला लिक्विडिटी भी लिया, उसके बाद हमें एंट्री भी दिया मार्केट ने, 15 मिनट एंट्री। तो ये वाला एक अच्छा एंट्री है, तो यहाँ पे मैं इसको लेना प्रीफर करूँगा। 3R थोड़ा नीचे है, और 3.15 पर नीचे है। डाउन लिक्विडिटी तो और भी नीचे है। मुझे इतना याद आ रहा है ना, मैं यहाँ पे क्या किया था कि इसको मैं मैनेज करने के लिए ट्राई तो किया था, जैसे ये हम यहाँ पे एक बड़ा सा सीएसडी दिया है ना, तो मैं यहाँ पे रखा था एंट्री को, और इसको थोड़ा ऊपर जैसे 3.15 तक रखा था, करेक्ट। और मैं, आप ये बोलोगे कि मेरा तो प्रोसेस तो है कि मैं यहाँ पे एंट्री रख के फिर इसको ऐसे मैनेज करूँ, करेक्ट। तो मैं इसीलिए इस टाइम नहीं कहता, शायद मुझे एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि प्राइस इसके बाद क्या किया था। मैं साइड में जो जर्नल है वो बस स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है उसमें। तो मैं यहाँ पे ये जैसे लास्ट एग्जांपल में हम क्या देखे थे कि प्राइस धीरे धीरे करके आया था नीचे, तो ये वो बहुत ज़्यादा डीप रिट्रेस करके जाने का चांस है, बट यहाँ पे तो एक ही कैंडल में आया है। तो मैं अगर यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा प्राइस को कि ये इतना ऊपर जाके फिर नीचे जाए, इट्स टू मच, मतलब इट्स मार्केट से बहुत ज़्यादा लालची होके मैं मांग रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा प्लान था कि एटलीस्ट मैं यहाँ तक वेट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल का थोड़ा सा तो एक वीक बनाएगा। तो यहाँ पे एंट्री दे के, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा 2 आवर हो जाएगा तो मैं ब्रेक इवन कर लूँगा, फिर हमारा 3.15 तक मैं टारगेट रख लूँगा। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान था। तो देखते हैं कि प्राइस क्या करता है, एंट्री देता है कि नहीं। हाँ, एंट्री दिया था, करेक्ट, एंट्री दिया। मार्केट नीचे गया। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्रेक इवन कर दिया था, यस आई रिमेम्बर नाउ। जब मार्केट मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी को हिट किया ना, तो मैं इसको ब्रेक इवन कर दिया, और फिर रिमेनिंग छोड़ दिया कि प्राइस को 3 आर तक जाता, मिनिमम 3 आर लूंगा, नहीं तो ब्रेक इवन लूंगा, मेरा ये है। तो ये क्या हुआ है, ओके, तो ये 3 आर हिट हुआ था उस दिन। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड था, जो कि एक A+ ट्रेड था हमारा मॉडल के हिसाब से भी हुआ, बट हाँ ड्रॉन लिक्विडिटी से थोड़ा सा नीचे को मैं रखा था, बाकी बहुत नीचे भी था ड्रॉन लिक्विडिटी, बट मैं 3 आर में मैं खुश रहता हूँ। तो या, इट वाज अ गुड ट्रेड। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नास 100। ओह, ये एक लॉस है। ओके, देखते हैं। ये हफ्ते वैसे ऑयल में एक विन था, US 30 में एक विन था, और गोल्ड में एक विन था, ये वाला। और एक है नैस्डैक नैस 100 में, जो है 30 जुलाई, एक लॉस है वो। देखते हैं। एसएल, लाइक एसएल इज इनएविटेबल, राइट। तो हमें एसएल में दुखी नहीं होना है ना। तो 30 जुलाई। ओके, ओके, ये ऑलरेडी इसमें है क्या? सॉरी, 30 जुलाई, हाँ। यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू लोअर देख रहा था, आई थिंक। ये मेरे से भी थोड़ा गलती बोल सकते हो, कि मैं इतना एक्सपेंशन के बाद भी लोअर देख रहा हूँ, बट इसका मेरा पास ये रीज़न था, मैं बता देता हूँ।
जैसे डेली लिक्विडिटी में अगर देखूं तो ये इसमें यहाँ पे एक इक्वल लोस टाइप का बना है, करेक्ट। और यहाँ पे एक क्लीन लिक्विडिटी है नीचे की तरफ, है ना। तो मेरा यार तो मेरा ये था ऐसा कि प्राइस एटलीस्ट ये नीचे तक जाके फिर ऊपर जाएगा। तो मेरा इस बायस का ये S&P 500 के बायस में मैं इसको ट्रेड करने के लिए जा रहा था, और इसके पास मेरे पास यहाँ पे था डाउन लिक्विडिटी, यहाँ पे एक डाउन लिक्विडिटी है, और फिर यहाँ पे फिर आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे और एक डाउन लिक्विडिटी नीचे है, आसपास ये वाला दो डाउन लिक्विडिटी था। तो मेरा बायस यहाँ पे बेरिश था। और मार्केट, हाँ मार्केट बहुत एक्सपांड हो चुका है, आई नो, बट अगेन मेरे पास और दोनों पेयर्स में बायस क्लियर थे, तो मैं बेयरिश के लिए देख रहा था। तो 4 आवर में आया, कॉन्टेक्स्ट मेरा बेयरिश है, मैं ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 4 आवर डे ओपन हुआ, देखते हैं नेक्स्ट। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे एंट्री था मेरा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एसएमटी के साथ 4 आवर में स्विंग पॉइंट बना है, करेक्ट। अगर देखोगे तो S&P 500 में ये स्विंग पॉइंट बना है, और यहाँ पे हमारे पास नाइस 100 में स्विंग पॉइंट, सॉरी थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सॉरी। ये थोड़ा अंधेरा हो गया है ना, मुझे तो लाइट ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्विंग पॉइंट बना था, तो मैं इसको इसके बाद बेरिस के तेल के लिए प्लान कर रहा था। तो मैं देखा 4 आवर में स्विंग पॉइंट बनाया है। तो मेरे 15 मिनट में मैं क्या क्या देख रहा हूँ, 15 मिनट में मुझे एक प्रोटेक्टेड ICSD चाहिए। तो मैं वेट किया, आप इसको बोलोगे प्रोटेक्टेड, तो ये तो स्विंग पॉइंट नहीं है। यहाँ छोटा सा स्विंग पॉइंट है, बट पास में और एक भी स्विंग पॉइंट है, तो मैं इसके लिए इसको मैं कंसिडर नहीं किया, इस CSD को मैं वेट किया कि और एक अच्छा सा बनाए। तो ये टाइप ऑफ ना फेलुअर स्विंग हो जाता है, मतलब अगर पास पास स्विंग पड़ा तो प्राइस आता है, इसको लेके फिर जाता है नीचे। तो इसलिए मैं इस लिक्विडिटी को कंसिडर नहीं किया, मैं वेट किया कि इसको जब मार्केट स्वीप करेगा, या इस लिक्विडिटी को भी अगर स्वीप करेगा तो मैं लूँगा नेक्स्ट। तो वेट किया, ओके, नाउ it took all those liquidities which I was waiting for. सो ये वाला लिक्विडिटी SMT के साथ गया है, करेक्ट। तो मैं अभी नेक्स्ट CSD के लिए वेट किया था, CSD बना, मुझे ये बहुत अच्छा दिखा सिनेरियो उस टाइम, जो कि अभी भी मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे जैसे SMT प्रोटेक्टेड हाई है ये, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिया, और मेरे पास 3.15 पर यहाँ तक ऐसे में रखा था टारगेट। तो मार्केट आई थिंक फटाक से ही एसएल हिट कर दिया था, हाँ। तो ये एक एसएल ट्रेड है। एसएल इनएविटेबल है, एसएल्स होंगे, एसएल्स को हम कुछ कर नहीं सकते, इट वाज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ओके। तो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, सेम डे पे यूरो यूएसडी में था, ओके। तो यूरो यूएसडी ड्राइंग रिमूव करते हैं, ओके। तो यूरो यूएसडी को मैं कैसे प्लान करता हूँ, मैं बता देता हूँ, है ना। तो मैं DXY को एनालिसिस करता हूँ। DXY अगर क्लीन है तो मैं यूरो यूएसडी को ट्रेड करता हूँ, या GBP USD दोनों, करेक्ट। तो जुलाई जुलाई 30, ओके, ये डे, ये तो एग्जाम अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे बहुत क्लीन प्राइस एक्शन है, बहुत क्लीन प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, प्राइस पहले यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी को लिया डेली चार्ट में, फिर इस लिक्विडिटी को लिया डेली चार्ट में, फिर हम मेरे पास एक क्या दे रहा है, सी एस डे डेली चार्ट में स्विंग पॉइंट दे रहा है। और यहाँ पे कोई क्या बुलिश स्विंग पॉइंट बना है ये लिक्विडिटी को लेने के बाद, नहीं बना है। तो मेरा क्या होगा, नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी ये है, फिर नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी मेरे पास ये है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको बेयरिश की तरह प्लान कर रहा था। तो बेयरिश तरह मैं यहाँ पे बेयरिश देख रहा हूँ डॉलर में, तो यूरो में मैं क्या देखूंगा, बुलिश देखूंगा। तो नेक्स्ट डे आया, अरे यहीं पे एंट्री था,
ये वाला एक स्विंग पॉइंट बना, मैं 4 आवर में देख रहा हूँ, 4 आवर में मेरे पास एक स्विंग पॉइंट बना है। करेक्ट। तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए क्या करूँगा, 15 मिनट में जाकर चेक करूँगा कि 15 मिनट में कंफर्म हुआ है कि नहीं। 15 मिनट में कंफर्म हुआ है। तो अभी ये वाला एग्जांपल्स आई थिंक उसमें ऐड किया था ना मैंने नोटपैड में। तो यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर देता है नेक्स्ट 4 आवर कैंडल में CSD, तो मैं इसको सॉरी इसके ऊपर क्लोज देता है तो लेवा, क्योंकि और ये प्रोटेक्टेड भी है। अगर देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप से भी है ऑलरेडी, तो ये प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ से प्रोटेक्टेड स्विंग के नीचे फिर 3.15 पर टारगेट। 3 पॉइंट बहुत ऊपर है, आई नो बहुत ऊपर है। और मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ ना, तो DXY के पास बहुत स्पेस है जाने के लिए, 2 लिक्विडिटी नीचे है। तो मैं यहाँ पे मेरा प्लान ऐसे था कि मैं 3 आवर तक रखूँगा। और जैसे यहाँ पे स्ट्रेट मूव दिया है, यहाँ पे मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि प्राइस रिट्रेस करेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री किया था। और यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मेरा ब्रेक इवन करने का प्लान था, और ब्रेक इवन कर दूंगा और फिर उसके बाद आई विल लेट द प्राइस टू गो। ओके, तो प्राइस आई थिंक हिट किया, तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक इवन कर दिया था यार। ब्रेक इवन में यहाँ पे क्या था, ब्रेक इवन फिर इसको छोड़ दिया था 3.15 आर तक, जो कि हाँ, जो कि रिच कर गया था प्राइस। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। आप इस वीडियो को अगर आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई थिंक बहुत लंबा हो गया है, बट आई होप कि ये आपको थोड़ा अच्छा वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। कुछ पॉजिटिव्स अगर आपको मिलता है तो आप आपके ट्रेडिंग मॉडल में या कैरियर में आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो हेल्प मी ग्रो माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।